हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। भाई ये एमटीएस का सेशन है। जितने बच्चे एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए अब ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम को बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप सभी को पता है कि आज 26 अप्रैल हो चुका है, तो 2 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। एडमिट कार्ड वगैरह आप सभी के आ चुके हैं। अच्छा, एसएससी का एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है। एक तो आपका जून में भी होगा और मई में भी होगा, साथ में 20 दिनों का जो गैप है वो है। मुझे लग रहा है इस 20 दिनों में ये जो जीडी है इसका मुझे लग रहा है कि मेडिकल वगैरह अरेंज कराएंगे ये सब, ठीक है ना। आपके लिए बेहतर टाइम है, जिनका पेपर जून में पड़ गया है उनके लिए बेहतर टाइम है। मतलब ये है कि पहले तो वो, क्योंकि हम एनालिसिस करवाएंगे, जीडी अगर हुआ है तो हम एनालिसिस बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। एमटीएस का जैसे एनालिसिस होगा, मतलब जीडी का जैसे हुआ था वैसे एमटीएस का भी करवाएंगे। एनालिसिस से आप समझ पाएंगे कि पेपर किस तरह का आ रहा है, क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। तो ये आपके लिए फायदा, अगर 2 शिफ्ट में करा दिया इसने तो आपका फायदा है। 20 दिनों के गैप में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ के जाना, ठीक है। तो फटाफट सब सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। भाई सिंपल सी बात है, बहुत पुरानी कहावत है कि, है ना, माँ बाप कहते थे कि पढ़ा लिखा किसी को कभी दिया नहीं जा सकता। यानी कोई उसमें कोई बंटवारा कर ही नहीं सकता, उससे तुम्हें कोई छीन ही नहीं सकता। लर्निंग ऐसी चीज है कि मतलब वो कहीं से भी खत्म नहीं की जा सकती। लेकिन अगर तुम क्यूरियस हो तो, नहीं हो तो फिर मतलब तुमसे तो उम्मीद ही करना बेकार होगा फिर। लेकिन अगर तुम चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, और जो कि हर इंसान चाहता है, हर एक जो क्यूरियस इंसान होता है वो चाहता है कि कुछ ना कुछ मैं सीखूं, तो ये सारी चीजें हैं, तो कोई भी तुम्हें लर्निंग से अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये सवाल है, इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। सवाल देख रहे हो आप कि बहुत प्यारा सवाल यहाँ पे दे दिया गया है कि जस्ट a इंटू बी दिया हुआ है और बेस यहाँ पे सेम सेम है। यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई में अगर जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं। बस कहानी खत्म। अबे ई का दे दिया भाई। अच्छा, हम गलत कर दिए हैं का? नहीं, गलत तो नहीं भाई, सही तो किए हैं। अच्छा, यहाँ गलत कर दिए भैया, यहाँ गलत कर दिए। अभी देखो यहीं पे हम गलत कर रहे हैं। 4 है, 4 पे पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 6 5 11 हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 7 पे पावर 5 हो जाएगा, तो 11 और 5, यानी कि ए वाला आपका राइट आंसर। मस्त सवाल आ गया ये। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इसको? अच्छा, मैंने एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको हिंट भी दे दिया था। सवाल का आंसर नहीं आया मेरे पास अभी। ये भी सवाल है, इसको मैं बताता चलता हूं, नहीं तो तुम पता नहीं तुम्हारा क्या ही है। इसमें सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है। अच्छा, कई सारे बच्चे क्या बोलेंगे ना, सर ऐसा कर दो, ये 3 3 के डिफरेंस पे है तो सर 30 लिख लो, 33 लिख लो, 36 लिख लो, ऐसे लिख के आप जोड़ ही दो। बेटा आएगा वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा लंबा आएगा। एन निकाल लो, मैं कहता हूं। एन कैसे निकलता है? लास्ट वाला माइनस पहला वाला नंबर बटा कॉमन डिफरेंस प्लस का भाग। तो इन दोनों का तो भाई साहब डिफरेंस आएगा 30। 30 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो आएगा 10। 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा भैया 11 के। यानी भाई साहब कुल मिला के 11 नंबर हैं। अच्छा जी, तो एसएन का फॉर्मूला होता है भैया, और ये तब का है जब पहला और लास्ट वाला पद दिया हो। ये होता है, लगा के निकाल लो, 11/2 आ जाएगा। ए प्लस एल जब मैं जोड़ूंगा तो आएगा 1 1 2 5 2 7, यानी कि 72। 72 का आधा करोगे आ जाएगा 36 के, या पहले 72 ही लिखो। ए प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 72 के। यहां हो जाएगा 36 और गुणा 11 के, तो ये हो जाएगा 6 6 3 9 3। तो भैया 396 मेरे सवाल का राइट आंसर है। ऐसा ही सवाल था पुराना वाला, पिछला वाला, तुमने आंसर नहीं दिया। ये करो, करेक्ट संख्या m से विभाज्य हो जाती है, यानी एक संख्या ऐसी है जो m से डिविजिबल है, और अगर ये m से डिविजिबल है
कहता भाई कोई संख्या है जो m से डिविजिबल है, एक संख्या m 25 से विभाज्य है, m+5 m+1 को 25 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। भाई आप बड़ा आसान है ये, तुम समझना, अगर ये m है +5 है एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में m और +1 है, कह रहा है इसको डिवाइड करो 25 से, तो भाई मेरे ये तो डिवाइड हो गया कंप्लीटली 25 से। इसको अलग से अगर 5 से 25 से डिवाइड करोगे तो ये तो 5 ही आएगा, ये खत्म हो गया, ये तो डिवाइड हो जाएगा 25 से, लेकिन इसको डिवाइड करोगे तो ये तो 1 ही आएगा। अच्छा बीच में सर 1 है, बीच में सर मल्टीप्लाई है, तो 5 एकम 5, ये 5 25 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब शेषफल क्या होगा, क्या होगा भाई, 5 होगा, है ना। नेक्स्ट। अच्छा आप में से कितने ऐसे बच्चे जो इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं। देखो ये सवाल ऐसे है कुछ, मैंने आपको बोला है कि इस वाले फॉर्मूले को आप रट लो, इस वाले फॉर्मूले को आप क्या कर लो सर, रट लो। या ऐसा अगर मैं ना लिखूं, प्लस इसको रट लेना जो मैं बता रहा हूं, a² + b², इसको रट लो ऐसे ही, सवाल भी इसी पे है ना, वही सवाल ही है। तो यहां हो जाएगा 2, 4.6 का स्क्वायर प्लस 3.1 का स्क्वायर, तो 46। अब अगर आप करोगे तो ये तो करना आसान है, 6 छके 36 के 6 कैरी हो गया 3, 6 चौका 24 दूना 48, है ना, 48 3 कितना होगा 51 के 1 हो गया, कैरी हो गया मेरे भाई 5 4 चौके 16 5 21, और 2 है तो 2 रखे रहो। 31 का कितना होता है, 8 से 41 होता है, करके देख लो, एक कम एक होगा, 3 एकम 3 दूना 6, 3 3 9, 961, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ लो। अच्छा 2 डिजिट पे डेसिमल भी होगा, है ना, तो 6 और 1 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 9 8 9 0 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 1 यानी कि 3, और गुणा करना पड़ेगा आपको 2, बड़ा आसान था, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 4, 15 7 दूना 14 15 के 5, है ना, और 3 दूना 6, तो 61 54। अबे यार ये माइनस है, कहाँ फंस गए यार तुम, ये माइनस है, ये माइनस है भाई, ये माइनस है, तो माइनस है तो जरा इसको भी सुन लो, अगर ये माइनस, ये तो प्लस में था, माइनस में क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। आप समझते हो जब इस वाले सवाल को मैं सॉल्व करूंगा तो भाई मेरे सवाल का उत्तर रहेगा 4a × b, समझ रहे हो का, 4a × b। तो अब तो सवाल करना और भी आसान है, 4 हो गया, a की वैल्यू 4.6 होगी, इसकी वैल्यू 3.1 होगी, 2 डिजिट पे डेसिमल आएगा, ये भी सही है। तो 31 से आप अगर गुणा करोगे तो पहले तो कर ही लो, 6 एकम 6 हो गया, 4 एकम 4 हुआ, और 6 3 18 18 4 22 की 2 हो गया, कैरी हो गया मेरे भाई 2 के, ठीक है, और 3 चौके 12, है ना, 12 और 2 14, यहाँ पे डेसिमल है, गुणा 4 कर दो, 4 छक्का 24 के 4 हो गया 2, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, 9 कहाँ होगा 10 होगा, कैरी हो गया 1 के, 14 चौके 56 और 1 57, तो 57.04, जहां पे उत्तर मार दो। समझ रहे हो, इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, अगर प्लस करोगे तो ये होगा, माइनस करोगे तो ये होगा, इसको याद रखना, ठीक है। अगला नेक्स्ट, इनमें से विषम कौन सा है, विषम तथा अभाज्य संख्या, विषम भी खोजना अभाज्य भी खोजना। देखो भाई समझना ध्यान से कि ये सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड हैं, ये सारे के सारे नंबर, सिर्फ यही डिवाइड नहीं है, और यही तो अभाज्य है जो डिवाइड ना हो। अगला कह रहा है m एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है, m तथा n 10%, m n से 10% कम कार्य कुशल है। इसका मतलब ये है कि m और n का जो इफिशिएंसी निकलेगा वो ऐसे होगा कि भैया अगर n अगर 10 कार्य कुशल होगा तो n कितना होगा, 9 कार्य कुशल होगा, ठीक है ना, आई बस समझ में। अब आपसे ये बोला है कि m 50 दिनों में काम कर सकता है, तो 9 × 5 = 45 टोटल काम होगा, 450 टोटल काम होगा। कहता है n उसे 10 क्षमता से काम करेगा तो 45 दिन में निपटा देगा, यही तो सवाल है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 3 नल RST इस टंकी को 90 10 और 180 भर सकते हैं। मैं ये बात जानता हूं, बहुत आराम से मैं इसको कह सकता हूं सर,
इन सभी का जो एलसीएम आएगा 18 25 90 10 कितना आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर मैंने 180 ले लिया है तो यार सिंपल सी बात है, इसका मैंने 0 ले लिया है, इसका मैंने 2 ले लिया है, 5 और बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 का गुणा कर दो, 18 25 90, इसका एलसीएम ही हो जाएगा 900। भैया इसकी क्षमता हो जाएगी 9 दहाई 90 यानी कि 10, इसकी क्षमता हो जाएगी भाई साहब 9 के, और सर इसकी क्षमता हो जाएगी 18 25 90 यानी कि 5 के। कहता तीनों अगर मिल जाते हैं, तो तीनों अगर मिल जाते हैं तो ये हो जाएगा 24 के, किसके भाई 24 के। कहता 24 से बताओ कितने बार में ये कट जाएगा, ये नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला तो इसको उत्तर मार दो, कहानी खत्म कर दो, ठीक है। मैंने कैसे सवाल का आंसर लगाया, मैंने सोचा है कि क्या ये नंबर कट जाएगा, तो यहां पे मैं देख रहा हूं ना कि 00 है, यहाँ पे 8 या 24 है। देखो भाई 00 है तो अगर 4 होता तो कोई भी डेसिमल नहीं आता, लेकिन अगर जैसे ही 8 हो गया यानी 2 पे पावर 3, तो 3 को काटने के लिए मेरे पास 3 जीरो चाहिए, 3 जीरो है नहीं, इसलिए डेसिमल में आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको काटा भी नहीं है, ठीक है। अगला नेक्स्ट कह रहा भाई एक सम चतुर्भुज जिसकी भुजा क्या है 20 सेंटीमीटर है, भुजा क्या है इसकी 20 सेंटीमीटर है, कह रहा एक विकर्ण कह रहा है 24 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका। यार बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है। कहता कोई एक सम चतुर्भुज है, कहता इसका एक डायगोनल जो है ना ये 24 है, ठीक है भाई। कहता इसकी जो भुजा है वो 20 है, भाई ये भी ठीक है। अगर मैं यहां से भी एक डायगोनल डाल रहा हूं तो आप समझना ये वाला 12 हो जाएगा, है ना भैया 12 हो जाएगा। अब आप बताओ कि ये वाली वैल्यू कितनी हुई सर, ये वाला 16 हो जाएगा, क्यों, ये ट्रिपलेट से है कि 12 16 20, ये ट्रिपलेट से है, समझ गया। अगर ये 16 है तो भाई साहब ये भी 16 ही होगा, तो टोटल 16 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब आप जानते हो अगर आपको डेल्टा यानी एरिया निकालना है तो हाफ d1 d2 करना पड़ता है, यानी कि 24 गुणा 32 के 12 और यूनिट डिजिट 4 के हिसाब से मैंने अपना आंसर दे दिया, 12 दूना 24 के 4 और 12 3 36 तो 38। तो ट्रिपलेट बड़ा समझना जरूरी है और ये हमने पढ़ाया है अपने सेशन में। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार 60% अधिक अंकित कर देता है, 35% छूट भी दे देता है। अजय ने ये खरीदा कितने में 728 पे, कहता है बताओ उस कमीज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सीपी पूछ रहा है कितना होगा, ये बड़ा आसान सा सवाल है भाई। 60% अधिक अंकित करने का सीधा सीधा मतलब है कि 100 रुपए की चीज है तो उसको 160 अंकित कर दिया। अब कह रहे इसमें 35% की छूट भी दे देता है। अब 35% की अगर छूट देगा तो भैया ये तो हो जाएगा 0 कट के। अच्छा 16 में 5 का गुणा करोगे 16 25 80 और 8 7 56 यानी कि 56 रुपए का क्या दे दे रहा है, छूट दे रहा है। 160 में अगर 56 रुपए का छूट देगा तो 104 में वस्तु बिकेगी। और कह रहा है ये बराबर किसके सर 728 के, 728 की। जब इसको काटोगे तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आएगी कितने के सर 7 की आएगी। अब एक यूनिट की वैल्यू 7 तो 100 यूनिट की वैल्यू 700 और 100 ही तो आपका क्या है सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। हर बच्चा इसको जानता है, समझता है। अगला पढ़ो, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 90% है। कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 1% की छूट दी जाती है तो पूछ रहा है भाई सब लाभ प्रतिशत बताओ। यहां पे बोल रहा है कि अगर अंकित मूल्य 100 है तो सीपी मेरा क्या होगा 10% यानी कि 90%। अब कहता है इस पे 1% का डिस्काउंट दिया जाता है, 1% का डिस्काउंट यानी कि 99 में बिकेगा। तो 90 की चीज इस पे 9 प्रॉफिट हो रहा है, 90 की चीज 99 बेची जा रही है, 9 का प्रॉफिट किस पे 90 पे। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो मेरे भाई ये हो जाएगा सीधा सीधा 10%, क्या हो जाएगा 10%। ये है प्रॉफिट परसेंट, क्या है ये प्रॉफिट परसेंट, और ये किसके इक्वल है भाई 10% के इक्वल है, आया ना, बहुत बढ़िया। यहां पे भाई सब अनुपात है, कहता है किसी व्यक्ति के अनुपात में है कह रहा किस अनुपात में 11 रुपया 10 पैसा प्रति किग्रा वाली दाल को 15 रुपया 20 पैसा प्रति किग्रा वाली दाल में मिलाया जाए ताकि मिश्रण इतना का हो जाए। तो ये कॉस्ट है, सारा का सारा कॉस्ट प्राइस है, सबको लिख लो और एलिगेशन ले लो,
ठीक है भाई, तो इनको जब घटाओगे 20 कट जाएगा, 13 2 15, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। और जब इसको घटाओगे तो यहाँ पे भैया आएगा 10 के, और 11 2 13 के, यानी कि इतना हो गया। यहाँ ऐसे कर दो, तो डेसिमल हटाओगे तो 20 और 21 आएगा। और यही तो पूछ रहा था आपसे कि किस अनुपात में मिला है, 20 और 21 के अनुपात में, है ना। अगला देखो, कह रहा है कि एम एन और पी का जो रेशियो है वो ये रहा। कह रहा है एम एन के हिस्से के बीच अंतर, तो एम और एन के बीच हिस्से के अंतर कितना भाई, 2 यूनिट। हमें ये 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, ये टोटल फंड है, जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये टोटल फंड के बराबर होगा। 7 5 12 12 3 15, 15 यूनिट बराबर हो जाएगा 1050 के। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई हो जाएगी 70 के, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 140 के। और यही तो आपका राइट आंसर है कि 2 ही यूनिट की वैल्यू में निकालनी थी। ठीक है, अगला सवाल देखो। कह रहा है कि 12 संख्या है, इसका औसत कितना है, 15 है। कह रहा है एक संख्या 41 को शामिल कर लिया जाता है, 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले इन सभी को अगर आप जोड़ोगे या मतलब गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। कह रहा है 41 और आ गया है, तो आप 8 4 12 यानी कि 221 कर दोगे, और 13 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 13 1 कम 13 हो गया, 13 7 91 हो जाएगा, यानी कि 17 आपके सवाल का राइट आंसर है। औसत कैसे निकलता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही तो होता है। कह रहा है कि 96 लीटर दूध बेचकर एक व्यक्ति को 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखना भाई, अगर ऐसा सवाल है, अगर यहाँ पे सिर्फ क्रय मूल्य दिया था तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लो कि 1 लीटर दूध का सीपी जो होगा वो मान लो 1 रुपया, तो ऐसे भैया 96 लीटर दूध का सीपी कितना होगा सर, ये भी 96 रुपया होगा। 24 लीटर दूध का सीपी कितना होगा सर, ये भी 24 रुपया होगा। समझना भाई कि ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट लिया किस पे जा रहा है सर, सीपी पे। मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं, पूरा 100, ये 4 हो जाएगा, 4 से कटेगा 25%, है ना, 25%, 25%, 25%। एक व्यक्ति है 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहां सवाल थोड़ा सा टफ है, क्योंकि सवाल वैसा ही है जैसा ये सवाल है, वैसा ये भी सवाल है, लेकिन अगर तुमने मेरे प्रॉफिट लॉस वाले सेशन को देखा होगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। यहां पे विक्रय मूल्य लिखा गया है, तो अब मैं यहां पे मानूंगा कि एक शेयर का विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर 1 रुपया, 1 रुपए की कुर्सी, तो 35 शेयर का एसपी बराबर कितना होगा, 35 रुपया। 280 चेयर का एसपी बराबर 280 रुपया। याद रखना भाई, 280 चेयर है और 280 चेयर का ये एसपी दिया हुआ है, तो 280 चेयर का सीपी क्या होगा। तो भैया सीपी निकालने के लिए हमें पता है कि एसपी में से आप प्रॉफिट को घटा देते हैं, प्रॉफिट को घटाओगे तो 35 अगर 40 जाता तो ये हो जाएगा 245 के, है ना। ठीक है, सीपी ये है, प्रॉफिट ये है, 35 प्रॉफिट है, सीपी आपका कितना है 245, थोड़ा 100 कर दो, क्या ये 35 से कट जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो 7 25 35, 7 या 21 कट जाएगा भैया, तो 7 से काटोगे तो भैया 7 आ गया यहाँ पे, 7 का मतलब होता है 14 सही 2/7, या 2/8 लिख दो, ये भी सही है, 14.28 सवाल का आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा तुम्हें। करना सिर्फ इतना था कि यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो तुम्हें विक्रय मूल्य मानना है, और यहाँ पे क्रय मूल्य था तो तुम्हें क्रय मूल्य मानना था। ठीक है, ये दोनों सवाल इसीलिए रखे गए हैं। कहता है एक व्यक्ति 8 महीने में अपनी आय कितना करता है, 64% बचत करता है। यदि 4 महीने में उतना बचत कर रहा है तो क्या करेगा। देखो भैया ध्यान से समझना मेरी बात। कहता है बचत उसको 64 करना है, अगर वो 8 महीने बचत करता है तो भी 64 ही करेगा, अगर वो 4 महीने बचत करता तो भी 64 ही करेगा। अच्छा, पर मंथ कितना बचत करेगा जरा ये देख लो सर, 8% पर मंथ। यहां पे पर मंथ कितना सर, 16%, यानी बचत को उसने क्या किया, जस्ट बढ़ा दिया 100%। कितना बढ़ा दिया, 100%। खत्म है कहानी। ये होते सवाल लगाने के तरीके। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है, बाकी बचाता है। अच्छा सवाल है ये, तो ये हो जाएगा 13 25 65, 13/5, 13/20 के,
यानी अगर मैं 20 रुपए कमा रहा हूं तो 13 उड़ा रहा हूं, इसका मतलब 7 बचा रहा हूं। आप चाहो तो इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो बदल सकते हैं। यानी कि 200 रुपए कमाया, 130 उड़ाया, यानी ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका सेविंग है। कहता आय 25% बढ़ गई, 25% 4 का मतलब 8 हो जाएगा। कहता खर्च 20% बढ़ गया, 13 दूना 26। अरे भैया 25%, 2500 का 100, 4 दूना 8। खर्च भी 20% बढ़ जाता है, ये तो 25% बढ़ा था। ये 80 होगा ना, सॉरी कितना होगा, ये 80 होगा। ठीक है, तो 26 इसमें घटा लो यार, इसमें क्या ही करना है। जब घटाओगे तो यहाँ आएगा 4 के, यहाँ आएगा 7, 5 के, 54 ज्यादा कमा ले रहा है। तो 54 ज्यादा कमाया, 54 ज्यादा बचा है किस पे, 70 पे। 7 से घटेगा नहीं। अच्छा सपोज करो 7/56 नहीं घटेगा, तो क्या ही दिक्कत है। अभी काम कर लो, थोड़ा 100 कर लो, 1 0 तो कट गया, 540/7 भी कर लो, 7 7 49। आया है कहीं, नहीं आया है। एक सेकंड बच्चा रुकना जरा, भाई साहब 1 सेकंड रुक जाओ। ऐसा क्यों नहीं आ रहा, हमने कहीं फॉल्ट किया होगा तो ही नहीं आ रहा। 13 25 65 होता है, 13 25 65 ही होता है ना। ये जगह 13/20 के, तो 20 और 7 ये भी ठीक है, 170 ये भी ठीक है। कहता आय 25% बढ़ गई, तो अगर इसका 25 निकालोगे तो 25 दूना 50, तो आय 50 बढ़ रही है। हाँ अब ठीक है, गलती हो रही थी मेरे से, है ना, और मैं पता नहीं कैसे कर रहा था, गड़बड़ हो रहा था। अब जरा देखो कितना, 24, कितना 24, 24 ही है ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ लगाओ, गड़बड़ हो रहा था ना। तो भैया ऐसा कर दो, 240 को सीधे डिवाइड करो 7 से, 7 तिया 21, ठीक है 21 आया, 30 बचा यहाँ पे, 7 चौका 28, 34.28, 34.28 आपके सवाल का राइट आंसर। कर लेना, तुम करोगे ना। अगला सवाल बोल रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, बिजली के खंभे को क्रॉस करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 540 मीटर है, तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। अच्छा सवाल है ये वैसे, इसको आप लिख सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने समझाया है कि 18 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल एज इट इज चलेंगे। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर होगा दूरी, यानी कि 540 मतलब 5, तो गुणा 2 कर दो, यहाँ पे गुणा 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 108, और 0 से 0 कट जाएगा, खत्म। नेक्स्ट ये सवाल, भाई एक सवाल तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है, और अगला वाला सवाल मैं करा देता हूँ, ठीक है। ये वाला कह रहा है कोई धनराशि है 2 वर्षों में 16% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है। भाई इसको समझना बहुत आसान सवाल तो ये मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, बट फिर भी जरा समझो इस बात को कि भाई साहब अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका क्या है, मिश्र धन है, तो भैया 16% की अगर फ्रैक्शन आप निकालना चाहते हो तो आएगा 4/25 के, है ना। अब अगर 25 को मैंने क्या मान लिया, 625 को मैंने मूलधन मान लिया, तो 2 टर्म का ब्याज है, 25 चौका 100 आ जाएगा। अच्छा 100 तो दोनों साल चलेगा, और प्लस इस पे भी 16/25 यानी कि 16, समझ रहे हो ना। तो भैया जो ब्याज आया मेरा वो आया 216, यानी मिश्रधन हो जाएगा 625 प्लस 216, 6 5 11 1 2 और 1 3, 6 2 8, 831, तो 831 यूनिट बराबर हो जाएगा इसके। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 625 यूनिट, समझ रहे हो बात को। तो मैं कैसे इसको करूं, तो 8 दूना 16, यानी कि 2 बार ले जाऊंगा मैं, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16। जब 2018 में से मैं ये घटाऊंगा तो समझना भाई कि यहां आ जाएगा 6, इससे जब घटाऊंगा तो 6 5 11,
यहाँ हो गया 19 के 3 बचेगा, 8 और ले लो, सॉरी 4 और ले लो, क्या ले लो 4 और ले लो। कितनी बार ले जाऊं मैं, 4 बार चला जाएगा, 8 चौका 32, 4 बार बिल्कुल चला जाएगा। तो मैं पहली बात कितनी बार लेगा था, 2 बार, फिर 4 बार और ले जा रहा हूं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो 625 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 625 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझना भाई ध्यान से कि यहाँ पे क्या है 8, 8 3 24, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 3। और एक चीज और भी है सर, एक दो और भी है, 8 3 24 हुआ है ना, और 2 और भी है, तो 5 3 15 भी हो जाएगा। और इसको लिख लो 2 पे पावर 4, एक 2 और था, इसको लिख लो 2 पे पावर 4 गुणा, ये भी है 5 पे पावर 4। तो 15 और 4 जीरो हो जाएगा, आप समझते हो। नंबर ऑफ जीरोस में ये मैंने पढ़ा रखा है कि नंबर ऑफ जीरोस में मैंने ये पढ़ा रखा है कि जब 2 और 5 पे पावर सेम हो, या सिंपल सी बात है जब ये जोड़े सेम हो जाएं तो इतने ही जीरो बन जाते हैं, यानी कि 4 यहां भी 4 यहां भी, तो 4 जीरो बन जाएगा, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। आज सवालों को हम एंड करते हैं, यानी कि सेशन को हम एंड करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।